एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड बैठिए, एक सेकंड। संसद का विशेष सत्र, सियासत जबरदस्त। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। नए अवतार में सोनिया, अधीर ने गुरु बना लिया। Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation, Right to Information Act. History will remember. Short to 150 घंटे से एनकाउंटर, उजय कहां जाएगा बचकर। संघ का महामंथन, यूपी में कुछ बड़ा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद 4 बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का वक्त हो गया है। आज की पहली बड़ी खबर जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो है संसद भवन से, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 24 की फाइट से पहले मोदी बड़ा सरप्राइज देंगे। आखिर क्या होगा वो सरप्राइज, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर होगी, सोनिया गांधी के बदले हुए अवतार पर चर्चा होगी। क्या वो अधीर रंजन चौधरी की गुरु बन गई हैं? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी हुई है। जानने की कोशिश करेंगे कि 150 घंटे बाद भी ऑपरेशन अब तक लगातार क्यों जारी है। और चौथी और आखिरी जो बड़ी खबर होगी, उत्तर प्रदेश में होने वाले 3 दिन के संघ के महामंथन पर हम बात करेंगे कि इसके पीछे मिशन क्या है। हर खबर के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर होंगे तैनात। आपको 4 रिपोर्टर हमारे साथ दिख रहे हैं। जैनेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, संजय त्रिपाठी, और संसद के विशेष सत्र पर जुड़े हैं हमारे सहयोगी रविकांत और आसिफ कुरैशी। बताएंगे जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है वो अपडेट कि कहां तक पहुंचा है। सबसे पहले आपको रविकांत से पूछ लेते हैं कि रविकांत के पास आज क्या अपडेट है, वो क्या बताने वाले हैं। देखिए विवेक, इस समय सत्र में लगातार चर्चा हो रही है 75 साल के जो खोया पाया की स्मृतियों की, लेकिन लगातार संसद के अंदर ये सरगर्मी बनी हुई है कि आखिर विशेष सत्र विशेष क्यों है, क्या हंगामा होने वाला है, क्या बड़ा आने वाला है। इसको लेकर के पक्ष विपक्ष लगातार मंथन कर रहा है। जो पक्ष के यानी बीजेपी के सांसद हैं उनको भी जानकारी नहीं है, लेकिन विपक्ष के जो सांसद विपक्ष अलग-अलग तरीके की उसको भी इस बात की जिज्ञासा बनी हुई है। जैनेंद्र से पूछ लेते हैं। जैनेंद्र, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट इस सत्र में आने वाला है? देखिए बिल्कुल विपक्ष की भी इसी पर नजरें हैं, क्योंकि जो एजेंडा अब तक सामने आया है, विपक्षी नेताओं का मानना है कि असल एजेंडा ये नहीं है और सरकार सरप्राइज कर सकती है। जैसे 370 अचानक से उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। आपके पास आसिफ कुरैशी, आपके पास कौन सी बड़ी खबर है, उनसे जान लेते हैं। देखिए, ये अनंतनाग एनकाउंटर से जुड़ी हुई खबर है और अब से थोड़ी देर पहले सुरक्षा बलों ने सेना के एक जवान का शव बरामद कर लिया है, जो कि पहले दिन से ये पूरा अपडेट हम लेंगे जो अनंतनाग में 150 घंटे से ज्यादा से एनकाउंटर चल रहा है। आएंगे आसिफ आपके पास। संजय त्रिपाठी, महामंथन होने वाला है, खबर बताएं। सरसंघचालक मोहन भागवत आएंगे लखनऊ और 3 दिन का प्रवास करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये प्रवास बेहद महत्वपूर्ण है। कई विषयों पर चर्चा होगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जो मंत्रिमंडल विस्तार है, कई विषयों पर वहां होगी चर्चा और हम भी यहां पर कई विषयों को लेकर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत में, संसद के विशेष सत्र को लेकर अब हंगामा तेज है। मोदी के कुछ बड़ा करने पर विपक्ष का हमला। विशेष सत्र पर विपक्ष के बीच तमाम आशंकाएं हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ऐतिहासिक वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है। यह कहा है कि ऐतिहासिक वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं और विपक्ष लगातार इस बात की आशंका भी जता रहा है। तो स्पेशल सेशन है, टेंशन ही टेंशन है। ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक
सत्र है। अगर कोई इतनी बड़ी ऐतिहासिक बात होने जा रही है तो पहले चर्चा क्यों नहीं करते? आप चाहते हो कि चुपचाप बिल लाएं और पास करा दें? इज इट डेमोक्रेसी? हम ये चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि SC ST OBC और अल्पसंख्यकों का भी इसमें अलग से रिजर्वेशन हो। तो सस्पेंस बरकरार है। जैसे कहा जा रहा था कि जब यह विशेष सत्र शुरू होगा रविकांत, तो सबसे पहले 75 साल पर चर्चा की जाएगी, अमृतकाल पर चर्चा की जाएगी, पुरानी बातों को याद किया जाएगा। अब वो घड़ी आ गई है जब सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या। रविकांत, देखिए विवेक, इसको लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो भी ये आशंका जता रहा है कि महिला आरक्षण का बिल लाया जा सकता है। इसको लेकर के विपक्ष की अपनी एक रणनीति है, जिसके तहत लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। यानी एग्रेसिव होकर के खुद विपक्ष ही इसकी मांग कर रहा है कि महिला आरक्षण बिल आए, ताकि अगर सरकार महिला आरक्षण बिल ला देती है तो उसका क्रेडिट सरकार को न मिल करके विपक्ष को मिले और ये कहा जाए कि विपक्ष ही इसकी मांग कर रहा था। तो महिला आरक्षण बिल पर विरोध किसी पक्ष का नहीं है, उसके आने की संभावना भी है और विपक्ष ने पहले से ही ये मांग कर दी है कि महिला आरक्षण बिल आए। लेकिन आज जो बीजेपी की सांसद हैं रमा देवी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि महिला आरक्षण बिल लाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी जैसी सांसद जो 4 बार जीत करके आती हैं उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। यानी अभी जो बीजेपी के सांसद हैं उनको कोई ब्रीफिंग इस बारे में नहीं है और वो इस लाइन को टो नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि रमा देवी इस तरीके की बात कर पा रही हैं। लेकिन वहीं बीएसपी की बात करें तो मलूक नागर से हमारी बात हुई, जो ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि जो परिसीमन है संसदीय सीटों का वो बदला जा सकता है, जिससे आने वाले चुनाव पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में चले जाएंगे। रविकांत, कई कयास लगाए जा रहे हैं और ये वक्त है जब विपक्ष भी जानना चाहता है कि आखिर इस विशेष सत्र को बुलाया गया है, होने वाला क्या है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने क्या क्या कहा, काफी अहम बातें कही। 75 साल का जो पूरा सफर रहा उसको समेटने की कोशिश की अपने भाषण में। क्या कहा प्रधानमंत्री ने वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इसी सदन में नेहरू जी का पहला भाषण ऐतिहासिक रहा था। आजादी के वक्त की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने ये भी कहा कि इसी सदन में उन्होंने इमरजेंसी भी देखी है, इसी सदन ने इमरजेंसी भी देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे और ये भी कहा कि वोट फॉर कैश कांड भी देखा है। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो ये बात भी बोल रहे थे और ये भी कहा कि ये जो सदन है 370 जब हटाई गई उसका गवाह भी रहा था। और इसी देश में एक देश एक टैक्स का फैसला हुआ, जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिर गई थी उसको भी याद किया प्रधानमंत्री ने। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड का गठन जब 2000 में हुआ था उस बात को भी प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया यहां पर। और प्लेटफॉर्म पर रहने वाला बच्चा यहां तक सदन में पहुंचा है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान कही। संसद के विशेष सत्र के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। मोदी की अध्यक्षता में एनेक्सी बिल्डिंग में यह मीटिंग होगी। सत्र को नई संसद में ले जाने का अप्रूवल होगा। 6:30 बजे का वक्त होगा, कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें क्या होगा, तो ये जो सत्र चल रहा है, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अब ये पूरा इसका कामकाज जो है वो नई संसद में होना है। इसको लेकर जो अप्रूवल होना है वो इस मीटिंग में होगा। 6:30 बजे का वक्त, विशेष सत्र और सब बैठक तो आज हो रही है शाम के 6:30 बजे। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश सब कर रहे हैं कि आखिर ये विशेष सत्र में होने वाला क्या है। हम आपको बताते हैं कौन सी संभावनाएं हैं, ये बात जान लीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या, ये सभी जानना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या महिला आरक्षण बिल पास होगा, ये जो विशेष सत्र है इसमें महिला आरक्षण बिल पास किया जाएगा, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जिसकी चर्चा बहुत पहले से होती आई है वो पेश होना है। सवाल यह भी है कि क्या इंडिया से भारत होगा देश का नाम, यह भी विवाद में रहा है, पहले से चर्चा होती रही है। और वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला होगा क्या, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। रविकांत, ये जो 4 सवाल हमने बताए, वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला होना है या फिर इंडिया और भारत, कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लोग संभावनाएं जता रहे हैं और विपक्ष को इसी बात का डर है कि वो सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा क्या इस विशेष सत्र के दौरान।
देखिए विवेक, जो जहाँ तक भारत और इंडिया का सवाल है, तो जो एक्सपर्ट्स अभी तक कह रहे हैं उनके अनुसार इसके लिए किसी बिल को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत और इंडिया दोनों ही संविधान में शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो भारत सरकार जिस नाम को चाहे वो आसानी से बिना किसी बिल करके प्रयोग कर सकती है। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो उसमें एक लंबी प्रक्रिया है, राज्यों में भी ऐसे परिवर्तन करने पड़ेंगे ताकि इलेक्शन या तो अलग अलग जगहों पर विधानसभाएं भंग करनी पड़ेंगी या फिर कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की कोई टेक्निकल आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से लग ये रहा है कि महिला आरक्षण बिल जो है उसकी संभावना ज़्यादा लग रही है, या फिर जो यूसीसी है, यूसीसी और महिला आरक्षण बिल की संभावना इसमें फिलहाल इन चार संभावनाओं में अपने दिए तथ्य और ये बताया, तो उससे ये साबित हो रहा है कि अभी जो महिला आरक्षण बिल है और यूसीसी का मुद्दा वो काफी अहम रहने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। रविकांत, जैनेंद्र, आसिफ कुरैशी और संजय त्रिपाठी। छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत हाजिर होते हैं। उसके बाद बताएंगे कि आखिर विपक्ष किन बातों को लेकर चिंता में है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। संसद में विशेष सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह कह दिया है कि यह सत्र बेहद खास रहने वाला है। अब आपको हम यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने, मतलब सरकार ने अपना पक्ष तो रख दिया है, लेकिन विपक्ष के बाद कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं, विपक्ष किन मुद्दों पर बातचीत करेगा, किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, नई संसद में कौन कौन से मुद्दे उठाएगा विशेष सत्र के दौरान। महंगाई एक मुद्दा है जिस पर घेरने की कोशिश करता है विपक्ष, एमएसपी और किसान का मुद्दा, और जो अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर आपने को पता ही है कि पिछले जो संसद में सत्र चले हैं कितना उस पर हंगामा हुआ है। मणिपुर हिंसा जिस पर बयान की मांग लगातार विपक्ष करता रहा, प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो विपक्ष उठ के चला गया था, वॉकआउट कर दिया था। हरियाणा में जो हिंसा हुई इसको भी लेकर लगातार कांग्रेस घेरती रही है, विपक्ष के नेता घेरते रहे। और चीन का अतिक्रमण जिसको मुद्दा बनाती है, जब भी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो इस बारे में बात जरूर करती है। जातीय जनगणना जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है, इसका भी मुद्दा रहने वाला है। और केंद्र राज्य में टकराव, मतलब जिसमें गैर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेसी राज्य जो है जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जो टकराव केंद्र और राज्य के बीच में होता रहता है, इस पर भी चर्चा होगी। और बाढ़ सूखा पर नुकसान, जैसे हमने इन दिनों देखा है हिमाचल प्रदेश में जो बहुत बर्बादी हुई है, उसको लेकर भी ये सारे मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए, जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र, ये जो सारे मुद्दे हैं इस पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन एक अहम और एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जो पूरा विपक्ष है, जो गठबंधन है, कौन से मुद्दे पर सब लोग एक साथ राजी हो पाएंगे। देखिए, संसद के विशेष सत्र को लेकर के विपक्ष ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि इसका एजेंडा क्या है। इसको लेकर विपक्ष की बैठक हुई थी और फिर सोनिया गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें कि विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर के को साफ करने की मांग की गई थी। और साथ ही 9 मुद्दे गिनाए थे जिसका जिक्र आपने एक एक करके किया, मणिपुर से लेकर के अडानी तक, जातीय जनगणना से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, तमाम 9 मुद्दे सोनिया गांधी ने अपने पत्र में गिनाए और कहा कि विशेष सत्र में इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब फिलहाल ताजा रणनीति विपक्ष की यह है कि आज संसद के सफर को लेकर के चर्चा है, तो विपक्ष ने दोनों ही सदनों में उस बहस में, उस चर्चा में माफ करिए, पार्टिसिपेट किया है। कल पुराने भवन से नए भवन में जो है वो जाने का कार्यक्रम है, तो विपक्ष इसमें भी भाग लेगा। इसके बाद जो अंतिम 3 दिन हैं, इस दौरान सरकार 8 बिल लेकर के आने वाली है। विपक्ष का कहना है कि इनमें कोई भी ऐसा बिल नहीं है जिसके लिए विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था। विशेष सत्र के का जो बुलाया गया है, अभी भी विपक्ष इसको समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। विपक्ष कह रहा है कि जरूर कोई कुछ पर्दे के पीछे सरकार की कोई रणनीति है और कोई ऐसा बिल है जिसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है और वो आखिरी वक्त में सरकार ला सकती है। तो एक तो इसको लेकर के विपक्ष ने यह तय किया है कि जब कोई नया बिल आएगा इसके बाद उस पर रणनीति बनाएंगे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आखिरी के 3 दिन में जब सरकार का बिजनेस होगा, इस दौरान विपक्ष जरूर तमाम मुद्दे सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी, मणिपुर हिंसा, अडानी पर जेपीसी की मांग, ये सारे मुद्दे अहम हैं। ज्ञानेंद्र, आप जो जानकारी दे रहे हैं ये भी काफी अहम है। आएंगे, इसी पर चर्चा करते रहेंगे, विपक्ष के क्या मुद्दे रहने वाले हैं पूरे जानकारी के साथ आपको बताएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सोनिया गांधी का एक नया अवतार भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो संसद के विशेष सत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब बात संसद से आई एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर की करेंगे। दरअसल अधीर रंजन चौधरी जब संसद के अंदर बोल रहे थे तो बगल में सोनिया गांधी बैठी थी और
4 बार, एक बार नहीं 4 बार ऐसे मौके आए जब अधीर ने भाषण के बीच, अधीर का जो भाषण चल रहा था उसके बीच में सोनिया गांधी बोली। अमूमन ऐसा देखने को कम मिलता है, लेकिन कभी मेज थपथपाते, कभी अधीर की तारीफ करते, कभी उनका हौसला बढ़ाते। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक गुरु की भूमिका में सोनिया गांधी आई नजर। जरा एक बार आप खुद देखिए कि जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तो सोनिया कैसे उनका हौसला बढ़ा रही थी। Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation, Right to Information Act. History will remember. The Food Security Act aimed to provide subsidized food grain to large section of the population. It's short to एक दिन विपक्ष के लिए डेडिकेटेड किया जाए। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे। इसलिए बोले जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। ये बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं। अधीर रंजन चौधरी जब लोकसभा में बोल रहे थे तो सोनिया कैसे उनका हौसला बढ़ा रही थी और उन्हें पॉइंटर्स भी दे रही थी कि अब ये पॉइंट पे बात करनी है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, सोनिया का ये बदला हुआ अवतार है वो पहले से ज्यादा एक्टिव है या फिर ये चुनाव से पहले गुरु मंत्र दे रही है उनको? बिल्कुल, आपने दोनों बातें ठीक कही। सोनिया गांधी को लगा कि अधीर रंजन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक ऐतिहासिक मौका था। पुराने संसद भवन में कामकाज का आज आखिरी दिन है और संसद के अब तक के सफर पर चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से शुरू से लेकर के आखिर तक और खास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी और अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। जवाब देने के लिए अधीर रंजन खड़े हुए तो जाहिर सी बात है कि उन पर 75 सालों का जो है प्रेशर कहीं ना कहीं था, तो वो तो अपनी तरफ से तो वो भाषण दे ही रहे थे। अपनी तरफ से वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के उन्होंने भी मनमोहन सिंह सरकार और राजीव गांधी सरकार, उसके पहले इंदिरा गांधी सरकार की तमाम उपलब्धियां बताई। लेकिन जहां जहां सोनिया गांधी को जरूरत लगी वहां सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो या फिर महिला आरक्षण की बात करनी हो, वो उनको जो है वो हिंट देती रही, आप कह सकते हैं। दरअसल सोनिया गांधी कहीं ना कहीं ये श्योर होना चाहती थी, सुनिश्चित करना चाहती थी कि इस आखिरी चर्चा में पुराने संसद के जो है वो तमाम बिंदु जो है जरूर रिकॉर्ड पे दर्ज किए जाएं, जो बीते 75 सालों में देश की उपलब्धि रही है। और खासतौर पे कांग्रेस शासित समय में वाकई में ये देखना दिलचस्प था सोनिया गांधी जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की मदद कर रही थी और आखिरी में उनका उत्साहवर्धन भी किया। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी का ये एक नया अंदाज है। वो बीते समय में पार्लियामेंट तो रेगुलर थी, लेकिन पार्टी के कामकाज में जब से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा तब उतनी सक्रिय वो नजर नहीं आ रही थी। लेकिन बीते दिनों में वो इंडिया गठबंधन की बेंगलोर बैठक में नजर आई, मुंबई बैठक में गई, हैदराबाद में 2 दिनों तक CWC की बैठक थी, उसमें सोनिया गांधी मौजूद रही और आज जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की मदद करती नजर आई, साफ तौर पर यह बताता है कि बीते दिनों में जब उनके रिटायरमेंट के कयास लग रहे थे 24 में सोनिया एक्टिव रोल में नजर आ सकती है। यह साफ तौर पर सोनिया गांधी ने आज ये संदेश कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिया। उसी का ट्रेलर था जो आज पुरानी संसद में देखने को मिला जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए, अनंतनाग में आतंकी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आतंकियों का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है, किसी भी वक्त ऑपरेशन खत्म हो सकता है। सेना पुलिस हाइड आउट की जगह तक पहुंच गई है। लगातार ऑपरेशन चल रहा है, 150 घंटे से ज्यादा से यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वहां पर लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया गया। आशिफ कुरैशी ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं और इस एनकाउंटर का, सर्च ऑपरेशन का एक एक अपडेट हमारे पास रख रहे हैं, बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। आशिफ, देखिए, शनिवार को जो 2 शव ड्रोन के जरिए देखे गए थे, आज उन दोनों शव को नीचे लाया गया है। इनमें से एक शव जो कि पूरी तरीके से जल चुका है, इसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। इस माना यही जा रहा है कि ये शव उस एक मिलिटेंट का है जिसको सुरक्षा बलों ने पहले मार गिराया था। उसके DNA जांच के बाद ही उसकी पहचान जाहिर की जा सकती है। जबकि दूसरा शव एक लापता जवान का है जो पहले ही पुष्टि कर दी थी सेना ने उसके मारे जाने की। उसका शव भी बरामद करके नीचे लाया गया है। जबकि आज दिन भर चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का ये कहना है कि एक और मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि अभी भी एक मिलिटेंट इस जंगल में है, मौजूद है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लगातार गोलियों की गनगरज और धमाकों की आवाज रुक रुक के इस बात के पूरे संकेत दे रही है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, मुठभेड़ खत्म नहीं हुई है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में अगर कश्मीर घाटी में 33 साल की मिलिटेंसी में देखें तो ये सबसे लंबी मुठभेड़ है जो इस समय जारी है, क्योंकि
जो लगातार छठा दिन है इस मुठभेड़ का और मुठभेड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और सुरक्षा बलों का भी ये कहना है कि जो ऑपरेशन है चूंकि काफ़ी दुर्गम इलाके में इस समय भी चल रहा है, पहाड़ियों में जो घने जंगल है उसके बीच में 2-3 हाइड आउट्स को तो नष्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 1 या 2 ऐसे हाइड आउट्स हैं जिनमें कुछ मिलिटेंट्स के छुपे होने की संभावना है। एक मिलिटेंट की तो पुष्टि भी सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है कि अभी भी वो मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से इस हाइड आउट को बनाया गया था, चयन किया गया था, लग रहा है कि काफी ज्यादा रेकी के बाद ही इस काफी रेकी की थी और काफी उन्होंने पड़ताल की थी, उसके बाद ऐसे ठिकाने बनाए थे। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को हम ये भी बताते हैं कि सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये ऑपरेशन इतना लंबा क्यों चल रहा है, 150 घंटे से ये एनकाउंटर आखिर चल क्यों रहा है। तो सबसे पहले जो वजह जानिए कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, ये बहुत ऊपर का इलाका है, चारों तरफ से पहाड़ियां हैं और यहां पर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां भी है जिसमें आतंकी आसानी से छुप जाते हैं, सर्च करना पड़ता है काफी गहराई के साथ। ये बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अभी और ऑपरेशन चल रहा है, लंबा चल रहा है। हाइड आउट के करीब सेना पहुंच गई है, गुफा के चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है और हाईटेक ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से सघन तलाशी ली जा रही है। 2-3 आतंकियों के छिपे होने का अभी भी शक है और इसकी वजह से ये सर्च ऑपरेशन लगातार अभी भी चलता जा रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन चला है, जो अनंतनाग में ऑपरेशन चल रहा है, इसमें अब तक क्या हुआ है। कोकेरनाग में लश्कर के आतंकी के छिपे होने की खबर थी। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। मेजर मनप्रीत सिंह, कर्नल आशीष धौनचक इसमें शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी थे, वो भी इसमें शहीद हो गए थे। वो पहला दिन था 13 सितंबर का। 14 सितंबर को क्या हुआ था ये भी हम आपको बता देते हैं। इन्फॉर्मर के डबल एजेंट होने का खुलासा हुआ, मतलब उसने सूचना उधर भी लीक की, इधर भी लीक की। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में भी लिया गया। जंगल में आतंकियों के संभावित ठिकानों पर धमाके हुए और हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर से ऑपरेशन ये लगातार चल रहा है। अब अगले दिन आइए 15 सितंबर को क्या हुआ वो आपको बता दे। एक लापता जवान का पार्थिव शरीर इस दिन बरामद हुआ। पुलिस सेना ने ज्वाइंट कमांड सेंटर बनाया, ज्वाइंट ऑपरेशन कंट्रोल रूम भी शुरू हो गया और तब उसी के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अब अगले दिन आपको लिए चलते हैं 16 सितंबर का दिन। उस दिन क्या होता है, कोकेरनाग के जंगलों में ऑपरेशन और तेज कर दिया गया। सेना ने एडवांस ड्रोन हेरॉन मार्क 2 को उतारा और उससे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उन झाड़ियों में। ड्रोन कैमरे में एक आतंकवादी भागता हुआ नजर आया था, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अगले दिन 17 सितंबर का दिन, उस दिन क्या हुआ, जंगल में छिपे आतंकवादियों की तलाश हुई, सर्च ऑपरेशन चलता रहा। शनिवार को मारे गए एक आतंकी का जला हुआ शव बरामद हुआ। एक और आतंकी मारे जाने की खबर है, शव अभी नहीं मिला है। भारी बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, एक तो ऊंचा इलाका और मौसम खराब होने की वजह से। आज सुबह सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ, 18 सितंबर यानी आज का दिन। आज क्या हुआ, सर्च ऑपरेशन में एक और जला हुआ शव मिला है। बरामद शव आतंकी के होने की आशंका है, वो जो शव मिला है आतंकी का हो सकता है। एनकाउंटर स्पॉट पर गोलीबारी है और धमाके लगातार जारी हैं। ये अब तक का अपडेट है कि जब से ये हुआ है आज 18 सितंबर तक लगातार ऑपरेशन चला है और ये डेवलपमेंट हुई है। तो 150 घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी अनंतनाग में चल रहा है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट देने के लिए। आसिफ, जो शव मिला है वो किस आतंकी का है, इस बारे में तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी तक सर्च ऑपरेशन कहां पहुंचा, आधिकारिक कोई बयान आया हो, इस बारे में जानकारी दे दीजिए। विवेक, यहाँ मैं आपका तर्क जो है थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करूंगा। ये तलाशी अभियान नहीं चल रहा है, एनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है। अभी भी दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि एक मिलिटेंट अभी भी जिंदा है और इसी इलाके में है जहाँ पे ये ऑपरेशन बुधवार को शुरू किया गया है। आज जो एक शव बरामद किया गया है, ये 2 शव ड्रोन की मदद से इस इलाके में देखे गए थे शनिवार को और इनमें से एक शव के बारे में बताया गया था कि एक शव मिलिटेंट का है, एक शव सुरक्षाकर्मी का है। और आज ऑपरेशन के दौरान जो सुरक्षाकर्मी है उस जगह तक, जो पहला हाइड आउट था उस तक पहुंचने में कामयाब हो गए और यहां से इन दोनों शव को नीचे लाया गया। कल जिस तरीके से केमिकल के जरिए इस इलाके में आग लगा दी गई थी, उसमें जो एक शव है वो बुरी तरीके से जल चुका है, इसीलिए उसकी पहचान कर पाना संभव नहीं है। इस शव को के बारे में सुरक्षा बलों का ये कहना है कि ये उस मिलिटेंट का है जो इस इलाके में इस एनकाउंटर की जगह पे इस हाइड आउट पे मौजूद था, जबकि दूसरा शव उस लापता जवान का है जो
जो बुधवार को पहली गोलीबारी में ही हताहत हुआ था और उसका शव ड्रोन से तो स्पॉट किया गया था, लेकिन आज दोनों शव को नीचे लाया गया है। एक शव का डीएनए इस समय टेस्ट हो रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वो स्थानीय मिलिटेंट उजैर खान है या कोई और, जबकि एक अन्य मिलिटेंट के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। डीएनए टेस्ट के बाद उस आतंकी का खुलासा भी हो पाएगा कि वो आतंकी कौन है और किस संगठन से जुड़ा हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब आगे बढ़ते हुए चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आरएसएस का महामंथन 22 और 24 सितंबर तक मोहन भागवत राजधानी में रहेंगे। 19 से 20 सितंबर को संघ सरकार का मंथन होने वाला है। संघ और सरकार का मंथन होगा। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में आरएसएस है। कल भूपेंद्र चौधरी संघ की बैठक में शामिल होंगे। कल शाम 5 बजे सीएम योगी भी मीटिंग में जाएंगे। 22 और 24 सितंबर तक मोहन भागवत यही रहेंगे और मंथन करेंगे। संघ का मंथन होने वाला है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, संघ के पास संगठन है, बीजेपी सरकार में है, दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं और अब ये मंथन कितना अहम है वो भी तब जब जिला स्तर पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है और पदाधिकारी भी बदले हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने बचे हुए हैं और ऐसे में जब सभी को ये बात दीगर है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है और उसी लिहाज से सरसंघ चालक मोहन भागवत यहाँ 3 दिन के प्रवास के लिए आ रहे हैं। बैठकें होंगी, चर्चाएं होंगी, रणनीति बनेगी और चर्चा में, रणनीति में न केवल सरकार बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो भी शामिल होगा। दलितों की आपने बात की, चूँकि हाल ही में घोसी का उपचुनाव सामने आया, उसके नतीजे सामने आए, उसमें देखने को मिला जब मायावती ने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ी किया तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थी। उसको लगा था कि दलित वोट बैंक पूरी तरह उसके साथ डाइवर्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी को देखते हुए और इस जैसे तमाम उदाहरणों को देखते हुए अब ये कोशिश की जाएगी कि संजय, आप जिस दलित वोट की बात कर रहे हैं, संजय आप जिस दलित वोट की बात कर रहे हैं उससे जुड़ा एक आंकड़ा हमारे पास है, दर्शकों को वो बता देते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे और जानेंगे। आबादी के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट हैं, एससी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में 4 करोड़ 13 लाख एससी हैं और अगर कुल आबादी का प्रतिशत देखें तो 20.7% ये हो जाते हैं एससी। इसके हिसाब से काफी अहम हो जाता है। 84 सीटें जो हैं एससी के लिए आरक्षित हैं और 17 सीटें जो विधानसभा की हैं वो एससी के लिए आरक्षित हैं। 2022 में एससी समाज के 84 विधायक चुने गए थे। ये आंकड़ा बहुत अहम है और योगी 2.0 मंत्रिमंडल में एससी समाज के जो हैं वो 8 मंत्री जो हैं वो हैं, तो ये काफी प्रभाव रखते हैं। अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि 2022 के जो नतीजे थे उसमें कितने एससी जीते थे। जो एनडीए है गठबंधन, टोटल 62, उसमें बीजेपी में 58 और अपना दल के 4 सीटें जीत ली थी जो 2022 में बनी थी सरकार। एसपी गठबंधन जो था टोटल 21 उनका आंकड़ा था, जिसमें से एसपी जो समाजवादी पार्टी के हैं उनमें 17 सीटें थी, आरएलडी के पास 1 और एसबी जो है उसके पास 3 सीटें थी और अन्य 1 जीता था। तो ये आंकड़ा बताता है कि ये कितना अहम है। संजय के पास लिए चलते हैं। संजय, आंकड़े साफ दर्शकों को बताना यह जरूरी था कि कितना प्रभाव रखते हैं एससी, इसकी वजह से ये पूरी मीटिंग बुलाई गई है और गणना की जा रही है। बिल्कुल विवेक, आपने आंकड़ों के जरिए समझाया। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बाद में अगर सबसे ज़्यादा आबादी किसी की है तो वो दलितों की है और उसी को साधने के लिए, उसी वोट बैंक को अपना बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 3 दिन महामंथन होगा और उस महामंथन के पहले 2 दिन बैठकें होंगी जिसमें जो संघ के पदाधिकारी हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं। दत्तात्रेय होसबोले हैं, अरुण कुमार हैं, ये सारे के सारे लोग न केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ हैं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ में बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे कि 2024 में संघ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार किस तरह से ये सत्ता संग्राम को फतेह करेगा। और दलितों की जो बात आपने कही, दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से जाएंगे, क्या प्रचार करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो किस तरह से वहाँ पहुँचेगा, किस तरह से उनको लुभाएगा, ये सारे मुद्दों पर, ये सारे बिंदुओं पर मंथन होगा। और जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि घोसी उपचुनाव में साफ तौर पर ये देखने को मिला था कि दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया था। मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, वो ना एनडीए के साथ
साथ हैं, ना वो INDIA के साथ में है। तो ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने के लिए ये पूरा महामंथन किया जाएगा। और इसके अलावा एक विषय और भी महत्वपूर्ण है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उस पर भी चर्चा निश्चित रूप से चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा और ये जो मंथन होगा 22 और 24 सितंबर को, ये काफी अहम हो जाएगा। संजय त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविकांत, जैनेंद्र और आसिफ कुरैशी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।